एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल कंप्यूटर स्टडी जोन। आज हम बात करने वाले हैं कंपाइलर डिज़ाइन के बारे में। कंपाइलर डिज़ाइन जो सब्जेक्ट है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे कि कंपाइलर क्या होता है, कंपाइलर कैसे वर्क करता है, हमें इसके बारे में डिटेल में समझेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें कौन कौन से फेजेस होते हैं। ठीक है, तो फेजेस समझने से पहले हम देखते हैं कंपाइलर क्या होता है। कंपाइलर की बेसिक डेफिनेशन क्या है, आप यहाँ पर डेफिनेशन देखें। कंपाइलर क्या है? एक प्रोग्राम, कंप्यूटर प्रोग्राम है जिसमें हम ट्रांसफॉर्म करते हैं जो हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती है। हाई लेवल लैंग्वेज को किस में कन्वर्ट किया जाता है? यहाँ पर लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, अब आप यहाँ पर देखें तो आपको जो प्रोग्राम दिख रहा है हेलो वर्ल्ड का, ये जो प्रोग्राम है ये लिखा हुआ है हाई लेवल लैंग्वेज। ठीक है, जो अल्फ़ाबेट के फॉर्म में होती है, जो हम प्रोग्राम लिखते हैं, इसे हम हाई लेवल लैंग्वेज कहते हैं। अब जब ये लैंग्वेज कन्वर्ट हो जाती है और मशीन कोड में चेंज हो जाती है, जिसे कंप्यूटर अंडरस्टैंड करता है, ये वर्क करता है कंपाइलर। कंपाइलर का वर्क होता है इस कोड को पूरा मशीन कोड में कन्वर्ट करना, ट्रांसलेट करना। अब मशीन कोड यानी कि 0 एंड 1 के फॉर्म में, क्योंकि हमें पता है कंप्यूटर जो है वो 0 एंड 1 जो बाइनरी नंबर होते हैं, कंप्यूटर सिर्फ इसे ही अंडरस्टैंड कर पाता है। इसीलिए कंपाइलर क्या करता है, हमने जो कोड लिखा है इसे बाइनरी फॉर्म में, या फिर हम इसे बोले मशीन लैंग्वेज में ट्रांसफॉर्म कर देता है। तो ये मेन वर्क है कंपाइलर का। अब इसके बाद अगर से हम देखें कि इसका एक्चुअल वर्किंग, आप इस डायग्राम के थ्रू, क्योंकि आप कभी भी याद रखें जब आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम हो रहा हो या आप कभी भी आंसर लिख रहे हो एग्जाम पर्सपेक्टिव से, तो आपको थ्योरी के साथ साथ कुछ ब्लॉक डायग्राम्स ऐड करने हैं। जैसा मैंने हमेशा से कहा है कि हर टॉपिक में आपको एक ब्लॉक डायग्राम ऐड करना है, जिससे कि आपका जो आंसर लिखा होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो प्रॉपर होता है। तो अभी हमने क्या कहा कंपाइलर के बारे में कि कंपाइलर सोर्स कोड को, जो कि हाई लेवल कोड था, इसे कंपाइल करता है मशीन कोड में और आउटपुट जनरेट करता है। यही हमने डेफिनेशन भी देखी थी कि सोर्स कोड से मशीन कोड में ट्रांसलेट करने के बाद आउटपुट जनरेट करना, ये कंपाइलर का वर्क है। ये आपने पहली डेफिनेशन लिख दी। सेकंड जो हमने लाइन बोली कि अगर से कोई प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम में आपको कुछ कंपाइलर ने कंपाइल किया, मशीन कोड में ट्रांसलेट किया, लेकिन यहाँ पर कुछ अगर से एरर आती है तो ये मैसेज भी शो कर देता है कि आपकी इस पर्टिकुलर लाइन में यहाँ पर एरर है, आपको मिस्टेक्स है। हम जनरली प्रोग्राम में देखते हैं जब हम कंपाइल करते हैं तो हमें एरर शो होती है, ये वही वाला फेज है। ठीक है, देन अगर से एरर करेक्ट हो गई है तो ये मशीन कोड में ट्रांसलेट हो जाता है और आउटपुट जनरेट होता है। ये एक्चुअल वर्किंग होती है कंपाइलर की। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कंपाइलर इस टाइप से वर्क करता है। इसके सिमिलर ही होता है इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर क्या करता है कि आपने जो कोड लिखा है, ये इसका भी वर्क है, ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेट करता है हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लेवल लैंग्वेज में, ये भी ट्रांसफॉर्म करता है सोर्स कोड से मशीन कोड में, ये भी ट्रांसफॉर्म करता है। लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस है, माइनर सा डिफरेंस है। पहले आप देखें, यहाँ पर सोर्स कोड था हाई लेवल लैंग्वेज में, इंटरप्रेटर के पास गया, इंटरप्रेटर ने इसे एग्जीक्यूटेबल कोड, जो कि मशीन लैंग्वेज का कोड होता है, उसमें ट्रांसफॉर्म किया एंड देन फिर से ये इंस्ट्रक्शन कंटिन्यू चला। अब आप इसे डिफरेंस के फॉर्म में देखें कंपाइलर और इंटरप्रेटर में। कंपाइलर में आप देखेंगे, कंपाइलर में जो एरर्स होती हैं या फिर जो कंपाइलेशन होता है वो एक ही बार में पूरा कंप्लीट हो जाता है। बट इंटरप्रेटर में क्या होता है, इंटरप्रेटर में 1 बाय 1 लाइन बाय लाइन, फर्स्ट लाइन देन सेकंड लाइन, उसमें कुछ एरर आ रही है, फिर थर्ड लाइन, तो ये लाइन बाय लाइन होता है। कंपाइलर में क्या होता है, ये पूरा एक साथ जितनी भी लाइंस है एक साथ कंपाइल हो जाता है। इस वजह से ये थोड़ा फास्ट होता है, ये स्लो होता है। और इसमें जो आपको मेमोरी होती है, इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड रिक्वायर होता है, यहाँ पर कोई आपको इंटरमीडिएट ऑब्जेक्ट कोड और कोई मेमोरी रिक्वायर्ड नहीं होती है। और यहाँ पर आप लैंग्वेज देखें तो सी एंड C++ में कंपाइलर का यूज़ हम करते ही हैं। बट अगर से इंटरप्रेटर देखें तो PHP एंड रूबी ऐसी लैंग्वेज है जो इंटरप्रेटर पर भी वर्क करती है, इसमें लाइन बाय लाइन कोड रीड होता है। तो आपको ये डिफरेंस भी याद रखना है। आप जब कंपाइलर डिजाइन सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो आपको कंपाइलर जो ट्रांसलेट करता है, इसके सिमिलर इंटरप्रेटर होता है, इसका भी डिफरेंस पता होना चाहिए। इसके बाद हम बात करते हैं कि कंपाइलर के फेजेस कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो हमने ये तो देख लिया कंपाइलर की डेफिनेशन में कि ये हाई लेवल लैंग्वेज को
जो असेंबली लैंग्वेज या जिसे हम बोल रहे थे मशीन कोड, इसमें कन्वर्ट तो कर रहा है, बट कितने फेजेस, कितनी लेयर से होकर के पूरा कोड ट्रांसफॉर्म हो रहा है, इसे हम देख रहे हैं वन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप अगर से आप देखें तो यहाँ पर सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर, देन सिंटैक्स एनालाइजर, देन सिमेंटिक, देन इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, उसके बाद कोड ऑप्टिमाइजर एंड देन टारगेट कोड जनरेटर। तो ये टोटल 6 फेजेस होते हैं कंपाइलर के, जिससे सिंबल टेबल सारे जितने भी स्टेप्स हैं इससे कनेक्ट होती है, और जो एरर हैंडलिंग होती है ये भी इससे कनेक्ट होता है, जिससे एरर वहां पर ही हम सॉल्व कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर देखेंगे कि जो लेक्सिकल एनालाइजर, सिंटैक्स एनालाइजर, सिमेंटिक एनालाइजर एंड इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, इसे कहा जाता है फ्रंट एंड, यानी कि जिसमें कि मशीन इंडिपेंडेंट होते हैं ये। ठीक है, लेकिन आप अगर से देखें कोड जनरेटर एंड टारगेट कोड जनरेटर एंड कोड ऑप्टिमाइजर, ठीक है, ये क्या होता है, ये बैकएंड का पार्ट होता है, जिसे आप मशीन डिपेंडेंट कोड भी कहते हैं। तो यहाँ से भी आप जब आप पूरा थ्योरी आंसर लिखें तो आपने कंपाइलर की डेफिनेशन लिखी है, उसके सिमिलर आप चाहे तो इंटरप्रेटर एक्सप्लेन कर सकते हैं, देन आप उसकी लेयर्स बता सकते हैं, कितने फेजेस होते हैं कंपाइलर के। 6 फेजेस को एक्सप्लेन करने के बाद, जिसमें सिंबल टेबल एंड एरर हैंडलिंग, इस डायग्राम को एक्सप्लेन करने के बाद आप इस डायग्राम को भी ऐड करके बता सकते हैं कि जो आपकी स्टार्टिंग की 4 फेजेस हैं वो फ्रंट एंड का पार्ट होती है, एंड जो नेक्स्ट 2 फेज हैं ये बैक एंड का पार्ट होती हैं। इसके बाद हम फर्स्ट जो देखते हैं, फर्स्ट क्या है, लेक्सिकल एनालाइजर। लेक्सिकल एनालाइजर में क्या होता है, आपको इस ब्लॉक डायग्राम के साथ थ्योरी याद रखनी है कि इसमें जो सोर्स कोड है ये लेक्सिकल एनालाइजर के पास जाता है, लेक्सिकल एनालाइजर से टोकन्स जनरेट होते हैं। अब ये टोकन्स कैसे जनरेट होते हैं अभी हम देखेंगे, इसके बाद पूरी लेयर समझने के बाद, पूरे फेजेस देखने के बाद हम इसमें देखेंगे एक क्वेश्चन, उसको एग्जाम्पल से समझेंगे कि कैसे आपके टोकन्स बन रहे हैं। ठीक है, अब उसके बाद ये जाता है सिंटैक्स एनालाइजर के पास। सिंपल सी स्टेप है कि सोर्स कोड लेक्सिकल एनालाइजर के पास आया, टोकन्स जनरेट हुए, एंड देन टोकन्स कहाँ पर चले गए, सिंटैक्स एनालाइजर के पास चले गए। अब सिंटैक्स एनालाइजर के पास जाने से पहले यहाँ पर क्या हुआ, इनपुट पहले रीड हुआ लेक्सिकल एनालाइजर में, देन टोकन बने, एंड देन टोकन सिंटैक्स एनालाइजर के पास गए। सिंटैक्स एनालाइजर में ही पार्स ट्री जनरेट होता है, जिसे आप पार्सर भी कहते हैं। अभी हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये है आपका सिंटैक्स एनालाइजर। यहाँ पर क्या हो रहा है, सोर्स कोड आया, सोर्स प्रोग्राम लेक्सिकल एनालाइजर से, यहाँ पर टोकन जनरेट हुए, देन ये पार्सर यानी कि आपका सिंटैक्स एनालाइजर के पास गया, यहाँ से क्या जनरेट हुआ, पार्स ट्री जनरेट हुआ। पार्स ट्री जनरेट होने के बाद सेम ये प्रोसेस कंटिन्यू चलती जाएगी, एंड ये आगे बढ़ते जाएगा। ठीक है, जो नेक्स्ट लेयर होगी उसके पास जाएगा, सिमेंटिक एनालाइजर के पास। तो आपको यहाँ पर क्या देखना है, सबसे पहले आपको याद रखना है जो लेक्सिकल एनालाइजर है ना, यहाँ पर टोकन्स बने। ठीक है, अब ये टोकन से पार्स ट्री बना। ठीक है, पार्स ट्री बनने के बाद अब ये जा रहे हैं सिमेंटिक एनालाइजर के पास। अब आपको स्टेप बाय स्टेप याद भी रखते जाना है। सिमेंटिक एनालिसिस का क्या वर्क है, ये 3rd फेज है। ठीक है, 3rd फेज हो गई। इसके बाद यहाँ पर क्या डिक्लेयर करना होता है कि आपने जो स्टेटमेंट लिखा है वो करेक्ट है या नहीं। अगर इस स्टेटमेंट में कुछ करेक्शन है इस लेयर में वो करेक्ट हो जाता है। ठीक है, सिमेंटिक एनालाइजर में। अब इसके बाद आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर क्या करता है, जो कंपाइलर है, हमें पता है कि जो मशीन कोड को है एक ही बार में जनरेट नहीं करता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इंटरमीडिएट कोड इज जनरेटेड because the compiler can't generate machine code directly in one pass। एक पास में ये मशीन कोड जनरेट नहीं करता पाता है, इसलिए हम क्या करते हैं, हम इंटरमीडिएट कोड जनरेटर पहले आता है, जिसके बाद ये मशीन कोड में कन्वर्ट होता है। अब आप यहाँ पर देखिए, फ्रंट एंड से आपके पास जो इंटरमीडिएट कोड जनरेटर से कोड आया कोड ऑप्टिमाइजर के पास, कोड ऑप्टिमाइजर से यहाँ पर क्या गया, अब ये कोड जनरेटर के पास गया। इस फेज में क्या होगा, कंट्रोल फ्लो एनालिसिस होगा, डेटा फ्लो एनालिसिस एंड ट्रांसफॉर्मेशंस होंगे, जो आपको कोड ऑप्टिमाइजर में देखने को मिलेंगे। अब आप यहाँ पर देखें इसका एग्जाम्पल जिसकी मैं बात कर रही थी। अब आप इस एग्जाम्पल से समझेंगे तो आपको जो 6 फेजेस है बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, और वन टाइम में ही आपको लर्न हो जाएगा कि कौन कौन से फेजेस है। सबसे पहले हमने किसकी बात की थी, सबसे पहले हमने देखा था लेक्सिकल एनालाइजर। ठीक है,
लेक्सिकल एनालाइजर में क्या हो रहा है, आपने एक कोड लिखा सम इज इक्वल टू ओल्ड सम प्लस रेट इनटू 50, ठीक है। अब इससे हमें पता है कि जो लेक्सिकल एनालाइजर है यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर टोकन्स जनरेट होते हैं, ठीक है। टोकन्स हमें बनाना है। सम को हमने कहा ID1 इज इक्वल टू ओल्ड सम को हम क्या बोल रहे हैं ID2 प्लस रेट यानी कि ID3 इंटू 50 यानी कि ID4, ये बन गया हमारा टोकन, ठीक है। इस टोकन के बाद आपको ये एग्जांपल लिखना जरूरी है। आपसे जब भी पूछा जाता है ना फेजेस ऑफ कंपाइलर, तो 6 फेज लिखने के बाद आप बीच की जो मैंने अभी तक आपको थ्योरी बताया, ये तो 1 बाय 1 6 फेजेस को एक्सप्लेन करना है। उसके बाद एक एग्जाम्पल लेना है और इन 6 फेज को उसमें एक्सप्लेन करना है। सेकेंड, आपने टोकन जनरेट होने के बाद हमने क्या कहा था, सिंटैक्स एनालाइजर में पार्स ट्री जनरेट होता है, ठीक है। पार्स ट्री जनरेट होता है यानी कि आपका जो पूरा कोड था ये ट्री के फॉर्म में आप देखेंगे यहाँ पर। तो आपका अगर से आपका ID4 आप यहाँ से देखें, ID4 का मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, ID3 से। ID3 में क्या ऐड हो रहा है, ID2, और इनका सम कहाँ पर स्टोर हो रहा है, ID1 में। तो ये जो आपको पूरा टोकन था ये आपने ट्री के फॉर्म में पार्स ट्री इसका बनाया है। सिंटैक्स एनालाइजर में हम क्या करते हैं, जो आपकी ID है, जो टोकन है, इसको आप पार्स ट्री के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। अब पार्स ट्री में एक्सप्लेन करने के बाद सिमेंटिक एनालाइजर में हमने क्या कहा था कि जो भी करेक्शन या कुछ एरर्स होती हैं, या फिर हम बोले जो सिमेंटिक, जो स्टेटमेंट में जो प्रॉब्लम होती है, स्टेटमेंट में जो करेक्शन होता है, वो हम सिमेंटिक एनालाइजर में करते हैं। अब आप देखें पार्स ट्री जनरेट होने के बाद यहाँ जो ID4 था ना, ID4 की तो हमें वैल्यू दी हुई है 50, हमने ये पुट कर दी। ये क्या है आपका एक इनटू रियल यानी कि एक रियल नंबर है, ठीक है। आपने ID4 को यहाँ पर लिख दिया कि ये 50 वैल्यू हमें गिवन है, क्योंकि हमारा जो स्टेटमेंट था उसमें ID4 हमें दिया हुआ था, ठीक है। अब सिमेंटिक एनालाइजर के बाद हम क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेट हो जाता है जिससे कि आपको कंपाइलेशन प्रोसेस और इजी हो जाती है, ठीक है। तो अब इसमें आपने जो फर्स्ट था आपका, जो लास्ट स्टेप आपको यहाँ पर दिया था, जो रियल नंबर जो दिया हुआ था, इसे आपने temp1 बोल दिया। देन टेम्पलेट 2 जिसमें आप ID3 प्लस इसे आप ऐड कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं ID3 प्लस इनका, ठीक है। लास्ट की ये जो 2 स्टेप्स हैं आपकी, ठीक है। इसे आपने सेकेंड फेज में लिखा। थर्ड में आप क्या कर रहे हैं, जो ID2 है इसमें आप क्या प्लस कर रहे हैं, जो temp2 से जो आउटपुट आएगा वो आउटपुट आप इसमें ऐड कर रहे हैं, और जो थर्ड आपका है इन सब का जो आउटपुट ये ID1 में सेव हो रहा है। इस टाइप से आपने एक इंटरमीडिएट कोड बना दिया। देन कोड जनरेट होगा, जो आपका आउटपुट आएगा वो आपका कोड ऑप्टिमाइजर यहाँ पर आपने और सॉर्ट कर दिया है। आपने temp1 में आपने क्या कर दिया, ID3 इंटू 50, ठीक है। और ID1 में क्या हो रहा है कि ID2 प्लस temp1, इसे और सॉर्ट कर दिया, कोड और ऑप्टिमाइज हो गया आपका यहाँ पे, ठीक है। 4 लाइन में था, यहाँ पर आपका 2 लाइन में कन्वर्ट हो गया। आप खुद देख सकते हैं, इसको आप नोट डाउन करेंगे आपको इजीली समझ आ जाएगा। एंड लास्ट में क्या हो रहा है, यहाँ पर आपका कोड जनरेट हो रहा है जिससे कि मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, यहाँ पर ऐड हो रहा है। तो ये फंक्शन यहाँ पर जो ऑपरेशन है परफॉर्म हो रहा है कोड जनरेटर में। तो इस टाइप से जो कंपाइलर है ये सोर्स कोड से टारगेट मशीन कोड जनरेट करता है। तो कि आपको ये जो फेजेस हमने देखे ये अच्छे से समझ में आ गए होंगे। सबसे पहले आपने यहाँ पर टोकन जनरेट किया, टोकन जनरेट होने के बाद हमने यहाँ पे उसका पार्स ट्री बनाया। पार्स ट्री के बाद हमने स्टेटमेंट जो हमें दिया हुआ था इसे चेक किया, एंड जो आपको इनपुट दिया हुआ था आपने वो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पर सिमेंटिक एनालिसिस में किया। देन आपने इंटरमीडिएट कोड जनरेट किया। इंटरमीडिएट कोड में आपने यहाँ पर 4 लाइन में आप देखेंगे आपने कोड बनाया। देन इंटरमीडिएट कोड से जब कोड ऑप्टिमाइजर के पास गया, यही कोड आपका यहाँ पर 2 स्टेप्स में हो गया। एंड देन यहाँ पर कोड जनरेटर जिसमें आपको ये जो फंक्शन आप देख रहे हैं जो आपका स्टोर हुआ ID3 R2 से
मेमोरी एलोकेशन के साथ साथ इसमें जो हम अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं, ये सब भी लास्ट स्टेप जो आपका कोड जनरेशन है यहाँ पर आपको देखने को मिला। अब इससे सिमिलर आप क्वेश्चन प्रैक्टिस और कंपाइलर के और लेक्चर्स चाहते हैं तो आप कमेंट करके जरूर बताएं आप कौन सा टॉपिक पे वीडियो चाह रहे हैं, जिससे कि आपके आने वाले समय में आप जब कंपाइलर डिज़ाइन का पूरा कोर्स पढ़ें तो आपके वो टॉपिक्स यहाँ पर कवर हो जाएं। वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट के वीडियोस अपलोड है, आप वो प्लेलिस्ट भी जा करके चेक कर सकते हैं। थैंक यू।